सर वो अटेंडेंस तो चेंज कर दे, 9 वाली कर दे। अच्छा वो मैं कर देता हूँ, बाकी लोग अभी जरा सो रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा उनका। जी सर, अभी उठ रहे हैं। अच्छा अटेंडेंस तो मैं जनाब वाला चेंज कर देता हूँ भी। जी वसीम जरा चेक करना, अटेंडेंस शो हो गई नहीं, मेरे ख्याल होगी। अच्छा क्लास जो लास्ट मैंने आपको करवाया था वो थ्योरी थी डाय मैग्नेटिक की, ठीक हो गया जी। तो ऐसे करें कि अबू बकर मुझे ज़रा ये बताओ कि क्या होते हैं डाय मैग्नेटिक मटेरियल। शाबाश। अबू बकर सिद्दीक। जी अबू बकर सुन रहे हैं ना, ये सुन ही नहीं रहे। अबू बकर सिद्दीक क्लास में है। जी जी सर। ये क्या होते हैं ये डाय मैग्नेटिक मटेरियल, जो पिछले वीक में हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने एक जिक्र किया था डाय मैग्नेटिक मटेरियल का, वो क्या होते हैं। कोई आइडिया नहीं है। नो। इसको रीड आउट कर लेना था ना, फिर तुमने कहना मेरे मार्क्स कम आई दफा ना, वो सेक्शनल ऐसे कोई नहीं मिलने में, पहले बता रहा हूँ, ये माइंड में रखना ठीक है। जी रुकैया रमजान आप बताएं कि डायमैग्नेटिक की थ्योरी लास्ट में डिटेल से पढ़ी थी, क्या होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। सर डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो इसमें जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, और हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में इवन होते हैं, 2 शाबाश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शाबाश शाबाश गुड। अच्छा जी, तो और कौन बताएगा जी। हाँ बिलाल आप जरा ये बताएं
कि हमारे पास इसमें दो चीज़ों की डायरेक्शन काउंट होती है, एक डायपोल मोमेंट होता है और एक दूसरी मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड होती है। तो जो डायमैग्नेटिक हमने पढ़ा, इसमें इनकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन डायमैग्नेटिक थ्योरी क्या होगी। सर जब हम इस मटेरियल के ऊपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और जिस तरीके से आपने बताया है तो इनके दो पोल्स बन जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसकी जो डायरेक्शन है आफ्टर मैग्नेटाइज होने के बाद इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, शाबाश। दूसरी बात ये बताएं, जी शेरबानो, आप मुझे ये बताएं कि इसकी कोई एग्जांपल दें कि अब डायमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल कौन सी है। पता नहीं, लगता शेरबानो क्लास में नहीं है। चलिए सनाउल्लाह, आप बता दें यार। सर जिंक हो सकता है, बिस्मत हो सकता है, और उसके अलावा सिल्वर हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। डायमैग्नेटिक, हाँ ये जरा इसकी कंफर्मेशन करना, इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, फिर मुझे अगली क्लास में तो लग बताना। तो जी बारह सर। क्लास देखो, बात ये है कि इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज है ना, ठीक है। कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल की अलग थ्योरी है, और इस तरीके से आज पैरामैग्नेटिक की थ्योरी है, इसी तरह से ना फेरोमैग्नेटिक की थ्योरी है। ये मुख्तलिफ थ्योरीज बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है और किस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात है ना जी, वो ये है पहली कि आपके पास ऐसे मटेरियल, मैं यहाँ लिखता हूँ, मटेरियल्स, आपको पता है कि मटेरियल सॉलिड है कि हम उसको कंसिडर कर लेते हैं सारा का सॉलिड मटेरियल, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इन विच इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell और odd, जैसा कि रुकैया ने बताया कि उसमें इवन होते हैं तो इसमें ऑड होते हैं, ठीक है। अब ऑड आपको पता है कि ऑड की थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं कि उसमें हमारे पास 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आता है। अच्छा, अब आपके पास एक ऐसा है एटम जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो, ऐसा एटम है, और उस एटम का जो आपके पास है ना जी, एटॉमिक नंबर जी जो है वो 13 है। तो ऐसे एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। मैं इसकी लिखूंगा जी 1s², 2s², 2p6, 3s², और एंड पे मेरे पास आ जाएगा 3p1, और इसी को जनाब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। मुझे आउटर मोस्ट शेल यही बनेगा उसका। अच्छा जी, तो अब बात ये है कि इवन का बिहेवियर तो सेम है, जैसा ही एस शेल में है, इन्हीं फर्स्ट शेल की सब शेल एस में, इसी तरह पी सेकंड के शेल में, थर्ड के शेल में इवन तक इक्वल बिहेवियर रहेगा।
मगर अब आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो ये 1 आ गया, तो 1 बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ऑड है। ठीक है, अब ये आपके पास होता ये है कि नेट डायपोल मोमेंट जो है इसके अंदर वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर आपको शायद याद हो, जब मैंने आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाए थे तो उसमें हमारी बात ये हुई थी कि इसकी नेट डायपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड वो ज़ीरो होती है। लेकिन अब आज है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो पहला फीचर है वो मैंने आपके सामने रख दिया यहाँ पर कि एक उनकी नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ, इवन में ज़ीरो होगी, यह जहाँ आप लिखते हैं ना इवन, लेट्स सपोज आप यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब दूसरी जो बात ये थी, अगर आपको शायद याद हो कि लास्ट हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने कुछ डिस्कशन की थी, और वो डिस्कशन किस टाइप की थी जी, अगर मैं यहाँ पर अगेन वो बनाऊं, हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को समझने की कोशिश की। और आपको ये भी पता है कि मैं अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियसली उनकी 2 डायरेक्शन एट अ टाइम काउंट हो रही होगी, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपके सामने ली कि 13 एटॉमिक नंबर है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इसके अंदर वो दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, इसमें एक ही होगी, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, हमने इसको कुछ इस तरह से देखा था, और हमने इसमें ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो आपका है ना जी, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसके साथ साथ चेंज ऑफ चार्ज है, तो करंट की जो प्रोड्यूस की डायरेक्शन है ना जी, वो मैं यहाँ पर ग्रीन से बना रहा हूँ। ठीक है, ये करंट है, और करंट बेसिकली क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। और साथ हमने ये भी कहा था, इधर अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और फिर हमने आपको शायद याद हो ये बातें भी की थी कि आपके पास जब किसी वायर में से ऑब्वियसली जब आपके पास कोई करंट पास होगा, चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो लाइक अ मैग्नेट बन जाएगी, और जब मैग्नेट बनेगी तो ऑब्वियसली वो एटम बिहेव करेंगे लाइक अ डायपोल मूवमेंट। और मैग्नेट बनेगा क्योंकि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। ठीक है, और ये आपको शायद याद हो, मैंने फ्लेमिंग रूल भी बताया था कि फ्लेमिंग रूल के तहत हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अदर चीज़ें वगैरह कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं आपने वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जाके देखा है नहीं देखा, मुझे उसका अब आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप उसको देखेंगे। तो खैर ये भी हमने फिर देखा था कि आपके पास इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। अगर मैं इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर बनाना चाहूँ तो आपको पता है आप ऐसे कुछ बनाएंगे। ओहो, यहाँ पे ऐसे होगी, ठीक है, और इसकी ऐसे होगी,
ये मैंने क्या बनाया बेसिकली, ये मैंने m की डायरेक्शन बताई। m क्या है जी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, जब आपके पास करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी वो बेसिकली होगी इनर टू आउटर। और इसमें क्या होगी जी, आपके पास इस डायरेक्शन में होगी आउटर टू इनर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है ये एब्सेंस ऑफ फील्ड में, जैसे मैंने बताया कि ये दो सॉरी मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है। ये कंडीशन है जी 3p1। ठीक हो गया जी। जी विकास, अब इलेक्ट्रॉन एक है तो आया वो ये दोनों बिहेवियर एट अ टाइम हो सकते हैं या नहीं? नो सर, वो है कि अगर वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो क्लॉकवाइज ही होता है आई थिंक। आई थिंक नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब जी ये दोनों कंडीशन जनाब वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे एट अ टाइम। ठीक है, अब एक ही चीज जनाब वसीम अफजल जो है ना वो एग्जिस्ट करेगी, या तो डाउनवर्ड होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन या अपवर्ड होगी। ठीक है, और यानी एक होगी, दोनों बिहेवियर एट अ टाइम नहीं हो सकते। ठीक है, या आपके पास क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज का बिहेवियर हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपके पास होगा ये कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है ये भी फिर अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, अब ये जो सारी थ्योरी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, ये टू अजम्पशंस पे बेस हुई है। ठीक है, अब देखें बात ये है कि आपके पास अगर आप सॉलिड लें या मटेरियल लें तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, और हम क्या करते हैं उसमें एक ही यूनिट लेके चलते हैं। और फिर आपको शायद याद हो हमने पहले भी ये बात की थी कि वो एक यूनिट में कितने एटम्स हैं, 10⁻23 हमने उसको कह दिया था, और जो हमने n के इक्वल किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये एश्योरिटी है कि जब आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो तमाम की तमाम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पहले assumptions की हेडिंग देख लो। assumptions के अंदर जैसे मैंने आपसे ये बात की अच्छा, ये ना एक मटेरियल का मैंने पीस यहाँ पे बनाया, आप इसको सॉलिड भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। आप कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
पैरामैग्नेटिक मीडियम। तो देखो क्लास एज अ होल इसको स्टडी करना थोड़ा टफ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये किया है, इसको ना पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन तमाम पोर्शन में इसको मैंने, आप कह सकते हैं स्मॉल यूनिट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो आप ये लिख लें, और हमने सिर्फ एक यूनिट ली, और ये एक यूनिट जो है बेसिकली वो एक यूनिट वॉल्यूम में है उस मटेरियल के। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हम चलो एक यूनिट ले रहे हैं, तो उस एक यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और उसको हम लोग लिखते हैं उसको हम n के इक्वल लिख लेते हैं। इसको नोट करें, शाबाश करना है तो। जी किसी ने कोई पूछना है तो पूछ ले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने ये पूछना था कि हमने ये पूरा एक पीस लिया सॉलिड का, हम्म तो उसमें से सर हमने फिर एक पीस लिया है, तो हम्म उसको हमने फिर बाद में जाके एन के इक्वल ऐड किया है, क्योंकि उसके अंदर हमें नहीं पता कि कितने एटम्स हैं। हम्म तो सर हमने इसको फिर एज अ होल क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि सर हमें एक में भी नहीं पता, छोटे से पीस में भी नहीं पता कि यार हमें हमारे पास ये मेरा कितने ख्याल जो एटम्स हैं। बात है ना, ये मेरा ख्याल आपने जो पिछला लेक्चर अभी क्लियर नहीं किया, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाद में। हम उसमें कैसे चले थे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, फिर हमने एक पीस कंसिडर, ऐसा चले थे, ऐसे थ्योरी बनाई थी हमने। तो इसको इसका रिलेशनशिप आगे निकालना है, इसलिए हम ले रहे हैं इसका एक पीस। जी सर, वो X1 Y1 Z1 वाला। नहीं वो तो नहीं यार, ये पिछले मैंने जब इसको पिछले उसमें मैंने भी आपके साथ एक यूनिट लिया था पहले, फिर कंसिडर किया था। बेसिकली हमने इसका रिलेशनशिप निकालना है एज अ होल एट अ टाइम, इसका रिलेशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इंटीग्रेट करते हैं, हम पहले एक पीस को स्टडी करते हैं, उसके एक यूनिट को स्टडी करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जो होल मैग्नेटाइजेशन है उस पूरे मटेरियल की वो हमारे पास आ जाती है। अगर इसको एज अ होल कंसिडर करोगे तो मैग्नेटाइजेशन इसकी हर पॉइंट पर डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं एटम, और एटम से मिलते हैं डायपोल मोमेंट्स हैं, और हर यूनिट में अपनी डायपोल मोमेंट्स होंगी। ठीक है, और ये जितनी की जितनी आपके पास
डायपोल मोमेंट्स हैं, ये सब की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। हाँ, फील्ड अप्लाई होने के बाद फिर ये चेंज, इसलिए हर यूनिट का अपना बिहेवियर है। हाँ, ये क्लियर है अब? जी ठीक है, जी सर ठीक है। अब जब वो तुम पिछली क्लास में कहाँ थे? पिछले वीक नहीं ना आए? तो थे किधर? हाँ जी। मुझे लग रहा है हाफिज अयूब को हमारी आवाज ही नहीं आ रही। बहरहाल, अच्छा अब अगला आगे क्या है हमारा जो मेन टारगेट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको मुख्तलिफ यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एश्योरिटी है कि आप देखें, एब्सेंस ऑफ फील्ड की अगर आप बात करें तो एब्सेंस ऑफ फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जीरो नेट होगा। ठीक है, ये सारा बिहेवियर आगे जो स्टडी करने जा रहे हैं ना, ये बिहेवियर उस सूरत में है कि जब आपके पास जो है आप फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, और फील्ड अप्लाई करने से आपके पास इस तरह से होता है कि जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो एटम उसके अंदर ऑब्वियसली इनफाइनाइट एटम्स हैं और हर एटम मिलके आपके पास डायपोल मोमेंट्स बना रहा है। और वो डायपोल मोमेंट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपने उसको एक्सटर्नल फील्ड दी हुई है। उस सूरत में आपके पास डायपोल्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनते। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये एश्योरिटी है क्या कि ऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन जो है उस यूनिट के अंदर वो कोई एक सिम्त इख्तियार कर लें, या अपवर्ड हो जाए या डाउनवर्ड हो जाए, इस चीज़ की श्योरिटी है? ये क्वेश्चन मेन है। ठीक है, जैसे देखो ना, हमने यहाँ पर आपने देखा हो तो मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स की दो डायरेक्शन बनाई है आपके सामने, एक आउटवर्ड टू इनवर्ड है, एक इनवर्ड टू आउटवर्ड है। आया ये पॉसिबल है कि जब आप फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस यूनिट के तमाम डायपोल मोमेंट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन इख्तियार कर लें? क्यों जी का आंसर देगा वसीम अफजल, ये बात समझ लगी ये नहीं? जी सर बिल्कुल। क्या आंसर इसका होगा, हो सकता है? जी सर। नहीं, इसका क्या यानी, क्या इसका क्या आप इसको मतलब देना चाह रहे हैं कि किस तरह से? यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये सारी अपवर्ड होंगी या डाउनवर्ड होंगी या क्या? देखें बात ऐसे सर है। बोले। सर आई थिंक अपवर्ड ही होगी। नहीं यार देखो बात, ये जो फील्ड अप्लाई करेंगे उसकी सीमत में सर ऑपोजिट फील्ड भी नहीं होती। अभी अभी सबर उस तरफ जा रहे हैं, अली जैन सबर करो जरा। अच्छा, तो आपके पास ये रैंडम ओरिएंटेशन उसके अंदर होंगी, ठीक है, सबकी सब एक डायरेक्शन में नहीं होंगी, ऑपोजिट भी होगी, सारा कुछ होगा। अभी आगे देखते हैं हाउ इज इट पॉसिबल। अच्छा, तो अब इस एक यूनिट को, कोई सा एक यूनिट आपने ले लिया और एक यूनिट के अंदर आप एटम्स के बिहेवियर को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आप ये देखें, अगर यहाँ पे डायग्राम बनाई जाए तो कुछ इस तरह से बनेगी।
अच्छा, तो अब बात ऐसे है क्लास के फील्ड अप्लाई करने के बाद जो सिचुएशन बनेगी ना वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपके पास जो पहले मैंने फिगर लिखी है वो 1000 एटम्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। फिर 1000 के बाद जो एटम आएंगे वो हैं जी 2000 की डायरेक्शन ऐसे है, इस एंगल पे बनेगी। फिर 3000 की डायरेक्शन ऐसे होगी, 4000 की डायरेक्शन ऐसे होगी, 5000 की डायरेक्शन ऐसे होगी, और 6000 की डायरेक्शन ऐसे होगी, और 7 की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है। अच्छा ये बताऊं क्या, सॉरी ये मैं आपको फील्ड की बात कर रहा हूँ। देखो फील्ड अप्लाई जो हमने अभी की है उससे पहले का बिहेवियर मैं बता रहा हूँ। जो फील्ड अप्लाई होगी तो मेन क्वेश्चन ये है कि आया ये जो 5000 6000 7000 4000 पे जो एटम्स की हैं डायपोल की मोमेंट्स है, ये आया आपके पास इस ये बी है। अगर मैं अगेन अप्लाई करूं ये बी है, ठीक हो गया जी। और ये बेसिकली तमाम की तमाम क्या है जी, एम है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है, जिसको आप कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल एम से भी लिख सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने फील्ड अप्लाई कर दी, ये सारा बिहेवियर किसके अंदर है जी, ये उस पीस के अंदर है जो पीस आप ले रहे हैं। मैं अगर इसको स्क्वायर बॉक्स करूं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर ऑब्वियसली एटम्स हैं, ठीक है। और ये हर एटम की अपनी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि ये मैंने एटम्स की एक अप्रोक्सीमेशन करके एक वैल्यूज लिख दी है ना, ठीक है, कि 4000 एटम हैं, उनकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। 5000 एटम हैं तो उसकी डायरेक्शन ये है। अब आपने जो है ना जी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो आपके पास 5000 पे जो एटम्स की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसको आपने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी लेकर आना है। तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो कि आप इसको इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले आए। ये 4000 क्या आप यहाँ 5000 ले लें, आप यहाँ पर 3000 ले लें, आप यहाँ पर 6000 ले लें, हाउ इज इट पॉसिबल? कितनी इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी कि मैं इस ये एंगल बेसिकली देखो ना, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल कौन सा बन रहा है जी, थीटा एंगल बन रहा है। ये थीटा एंगल, 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 ये थीटा एंगल। तो मुझे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि जो 4000 वाले एटम अगर ये एंगल बना रहे हैं 90 से, तो एंगल ऊपर है ना ये 4000 वाला, तो ऑब्वियसली ये जो भी एंगल बन रहा है इससे ये जो 4000 पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन रही है एटम्स की, इसको मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी लेकर आऊंगा। तो मुझे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हाँ जी, बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ ऑलरेडी यस जो सर, यस सर। जो ऑलरेडी जो पहली फिगर लिखी है 1000, इस पे मुझे कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, अब जब आपने मटेरियल को स्टडी करना है तो इन दी एब्सेंस तो वो मैंने आपको सब बात बताई उसका बिहेवियर और होगा, लेकिन जब देखें आपने बी अप्लाई की तो बी अप्लाई करने के बाद होगा ये कि अब देखें जो मैग्नेटिक फील्ड भी आप अप्लाई जब करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ जी करते हैं ना, यानी आप जब किसी मटेरियल पे सॉलिड पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैंने परपेंडिकुलर अप्लाई की है। ये सिंबल मैंने परपेंडिकुलर का बनाया है, ठीक है। अब होगा क्या कि आपके पास जो डायपोल मोमेंट है वो अलाइन हो जाएगी इस बी की डायरेक्शन में, और उसी को हम कहते हैं जी मैग्नेटाइजेशन। और अगर आपका डायपोल मोमेंट
अलाइन हो जाए बी की डायरेक्शन में, तो आप उसको बोलते हैं भाई ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर आपका डायपोल, फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे एरोज जो हैं ये डायपोल मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं ना, अगर आपका डायपोल मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट हो जाए बी की डायरेक्शन के, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मेरा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगर इसकी हम फिगर बनाए ना तो आप मजीद भी देख सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ आपको बना के दिखाऊं, लो जी ये बी है, अप्लाई बी है जो आपने जी डायरेक्शन मैंने आपको कहा ना, परपेंडिकुलर सरफेस। अच्छा, फिर उसके बाद ये जी एम हो गया, और ये बेसिकली वो एटम है जिसके ऊपर वो फीड लग रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा जी, ये तो होगी बी की डायरेक्शन, ये हो गई उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है जी, ये आपके पास एटम हो गया, और आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है। हाँ जी, ये फिगर क्लियर है नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब देखें आपके पास 10⁻23 एटम्स हैं उस सॉलिड के अंदर, उस मटेरियल के अंदर, और 10⁻23 एटम जो हैं उनकी रैंडम ओरिएंटेशंस हैं। वो कौन सी रैंडम ओरिएंटेशन है, ये आपके सामने मैंने रेड एरो से बनाई हुई है। आप देख सकते हैं 4000 पे है, 3000 पे है, 2000 पे है, 1000 पे है। अब होगा क्या, जब आप बी अप्लाई करेंगे तो बेसिकली इसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड आप दे रहे हैं, तो इनकी डायपोल मूवमेंट्स में चेंज आएगा। मगर अगर आप देखें तो पहले मैंने जो डिजिट लिखा है ना वो 1000 है, यानी मतलब ये है कि 1000 एटम की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। सेकंड क्या है जी, 3000, फिर 4000, 5000, 6000, फिर है जी 7000, फिर लिखा हुआ है, हाँ फिर 7000। अब ये तमाम के तमाम एटम्स को ये डिफाइन कर रहा है कि इतने इतने एटम्स की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो अब जो पहला लिखा है 1000 वो तो ऑटोमेटिकली बी की डायरेक्शन में है। सेकंड टर्म क्या है जी, 2000 है, तो इसमें मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरह से 3000 में कुछ इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई वो जितने के जितने डायपोल मूवमेंट्स हैं उस डायरेक्शन में वो सब के सब बी के अलाउंग आए। फिर इस तरह 4000 ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो अब क्लास बेसिकली हमें देखना ये है कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बने और वहाँ इसको हम डिफाइन करें। तो आप क्या करते हैं, स्मॉल पैथ लेके और उसको आप इंटीग्रेट करते हैं फॉर होल मटेरियल। अब आप 1 यूनिट ले रहे हैं ना, 1 यूनिट में आप बिहेवियर चेक करेंगे, उस 1 यूनिट के बिहेवियर को जब